आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है साक्षी शर्मा और हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको स्टार्ट करने से पहले हम प्राचीन कालीन इतिहास और जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, जिससे क्या है यदि किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो उसे आधुनिक भारत को समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसका काल कब तक माना जाता है 2500 से 1750 BC या ईसा पूर्व। ठीक है, जो भी घटनाएं होती हैं ईसा मतलब जो भी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं उन्हें हम ईसा पूर्व ईस्वी में लिखते हैं और उनके बाद की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसे हम AD या ईस्वी में लिखते हैं। यदि आपको कोई ज़्यादा कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं इसके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। हम अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की हम कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता में क्या होता है कि जो घर थे इनके सभी के पक्की ईंटों में बने होते थे, सभी एक लाइन में व्यवस्थित थे। साथ में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। साथ ही साथ में कैसी अर्थव्यवस्था थी? इनकी अर्थव्यवस्था का केंद्र था व्यापार। ठीक है, व्यापार या व्यवसाय अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र था। तो ये कैसे मतलब यदि किसी भी अर्थव्यवस्था का केंद्र व्यापार या व्यवसाय था तो वो नगरीय सभ्यता कहलाती है। ठीक है, साथ में क्या है कि मातृसत्तात्मक समाज। अब मातृसत्तात्मक कैसे पता चला कि वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो विद्वानों ने ये अनुमान लगाया कि ये जो सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक वहाँ पर समाज विद्यमान था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम बात करेंगे वैदिक काल की, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व या BC। वैदिक काल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। बाकी जो तीनों वेद थे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उनको वेदों के अध्ययन अध्यापन के साथ में सभा और समिति में भी भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता थी। साथ में कई सारे वेदों की ऋचाओं की रचना अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने की है। जबकि उत्तर वैदिक काल में आके स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। ठीक है, गिरावट आई। उनको सभा और समिति में भाग लेने की बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं थी। साथ में उनको वेदों के अध्ययन अध्यापन की भी स्वतंत्रता अब नहीं रही। यहाँ ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन पर प्रमुख रूप से निर्भर थी। इसके साथ में कृषि भी होती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। तो लोहे की खोज के साथ में क्या हुआ, अब हल जो है लोहे के बनने लगे जो कि मिट्टी में गहराई तक जा सकते थे। वहीं जो ऋग्वैदिक काल में हल थे वो लकड़ी के बनते थे जो मिट्टी में बहुत गहराई तक नहीं जाते थे। तो जिस कारण से कृषि इस ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में आके कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। बाकी पशुपालन भी तो था ही। ठीक है, जो इसमें वर्ण व्यवस्था थी वो कर्मों पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करेगा उसका वर्ण वैसा होगा। साथ में इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित होगी। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म से माने जाने लगे, जबकि ऋग्वैदिक काल में उनकी जो वर्ण था व्यक्ति को वो उनके कर्मों के आधार पर लिखा था। इसमें जो है धार्मिक जीवन में कोई भी रूढ़िवादिता नहीं थी, काफी लिबरल थे। जबकि इसमें रूढ़िवादिता के यज्ञ में बहुत ज्यादा खर्च होने लगा।
साथ में समाज में कई सारी बुराइयां बनती। इसमें जो प्रशासन का जो सर्वोच्च इकाई थी वो जन हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में वही क्या हो गए, जनपद। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो राजा की स्थिति थी वो मूलतः सभा और समितियों पर आधारित थी। जैसे यदि सभा और समितियों को अधिकार था कि वे राजा के डिसीजन को चेंज भी कर सकती थी, प्रभावित भी कर सकती थी। वहीं जो उत्तर वैदिक काल में आया तो राजा के दैवीय सिद्धांत आ गया था, मतलब राजा को दैवीय उत्पत्ति मान ली इसकी। तो उसमें क्या हुआ कि अब एक साम्राज्यवादी रुख राजा ने अपना लिया। उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे उनका अब रूप बड़ा हो गया और उसने एक बड़ी इकाई का रूप ले लिया जो अब महाजनपद बन गए। इसका काल था 600 से 326 बीसी। 326 बीसी में क्या होता है, जो सभी शासक थे उन्होंने साम्राज्यवादी रुख अपनाना शुरू किया, जिसमें प्रथम नाम आता है बिंबिसार का, जो कि मगध का हर्यक वंश का शासक था। तो इसने क्या किया, सबसे पहले साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। इसके साथ ही क्या कहते हैं, बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय इस काल में हुआ। ठीक है। इसके बाद में 326 बीसी में एक घटना घटी थी जिसका नाम जो हुआ था सिकंदर या अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण। 325 में ये भारत से लौट गया। सिकंदर के आक्रमण के बाद में 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत के प्रथम बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसका साम्राज्य क्षेत्र था पूरा भारत और अफगानिस्तान से ईरान तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इनका काल था 322 में ये गद्दी पर बैठे और कब तक, इनका 298 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जैन परंपरा की संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था कर्नाटक में। इसके बाद में इनका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार का जो काल है वो है 298 से 273 बीसी। ठीक है। इस जो बिंदुसार है उसने जो मौर्य साम्राज्य था उसे भली भांति संचालित किया, लेकिन अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। इसके बाद चर्चा करते हैं अशोक की। इसके बाद में चर्चा करते हैं अशोक की। तो अशोक का जो काल है वो है 269 से 232 बीसी या ईसा पूर्व। तो अशोक है, तो अशोक ने अपने जो इनका सिंहासनारोहण हुआ था 269 में सिंहासन पर बैठे थे और कब तक, और इन्होंने सिंहासन में बैठने के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और जिसके कारण बौद्ध धर्म अपनाने के कारण इनके साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। इसके जो अंतिम शासक थे वो थे बृहद्रथ। अंतिम शासक थे बृहद्रथ, जिनकी हत्या 183 बीसी में उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना हुई। तो शुंग वंश का जो काल है वो है 183 से 73 बीसी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। इसके बाद में जो इनके पुत्र आए अग्निमित्र, इनके बाद इनके पुत्र अग्निमित्र शासक बने और अग्निमित्र के बाद में वसुमित्र शासक बने। अग्निमित्र पर एक महाकाव्य, एक बहुत अच्छा नाटक की रचना की है कालिदास ने, मालविका अग्निमित्र।
जो इनके प्रेम प्रसंग पर आधारित है। वसुमित्र पहले शासक थे जिन्होंने इंडो ग्रीक शासकों का बहुत अच्छे तरीके से प्रतिरोध किया और उन्हें सिंधु पार करने से रोका। अब ये इंडो ग्रीक शासक कौन थे? आपको याद होगा सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो सिकंदर ने सिकंदर की डेथ हो गई थी कुछ टाइम बाद ही, 324 के आसपास। उसके बाद में जो उनके सेनापति थे उन्होंने यहाँ का साम्राज्य अपने मतलब अपने में बांट लिया था, जो ग्रीक साम्राज्य था। तो जो यहाँ का ईरान अफगानिस्तान के जो क्षेत्र है, बैक्ट्रियन इसे क्षेत्र कहते हैं, ऊपर वाला जो तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पर बैक्ट्रियन साम्राज्य था। यहाँ पर इंडो ग्रीक शासक शासन करते थे, जो इंडो इंडियन भी थे और ग्रीक भी थे, ठीक है। तो वो शासकों का भारत पर कंटिन्यूसली अटैक हो रहे थे, तो इसका बहुत अच्छी तरीके से वसुमित्र ने प्रतिरोध किया था। जो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। देवभूति की हत्या उसके सेनापति वासुदेव कर्ण ने कर दी और मगध पर किसका शासन हो गया? कर्ण वंश का शासन स्थापित हो गया। अब ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो शुंग वंश और जो कर्ण वंश है ये दोनों ही कैसे हैं? ब्राह्मण वंश है। कर्ण वंश का प्रथम शासक था वासुदेव, यहाँ लिख लेते हैं, वासुदेव था प्रथम शासक जिसने कर्ण वंश की स्थापना की थी। कब? 73 BC में। और इसका जो अंतिम शासक था वो था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या 60 BC में कर दी गई। किसने? सिमुक ने। अब सिमुक कौन था? सिमुक था जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की, कर्ण वंश को हटा के। कब? 60 BC में। अब जो सातवाहन वंश के कई सारे शासकों के आपने नाम सुने होंगे, जिसमें है गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री शातकर्णी, ऐसे कई सारे फेमस शासक सातवाहन वंश में हुए हैं। सिमुक इसका संस्थापक। इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं यवन शासकों की, जिनका साम्राज्य था भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था भारत पर, यवन आक्रमण, वो था इंडो ग्रीक, जिन्हें हिंद यूनानी शासक भी कहा जाता है। इंडो ग्रीक शासकों के बाद आए थे शक के बाद आए थे पहलव, इसके बाद में आए थे कुषाण। तो जो प्रथम इंडो ग्रीक शासक था वो था डेमेट्रियस, जिसने 190 BC में भारत पर आक्रमण किया और शाकल को अपनी राजधानी बनाया, शाकल को अपनी कैपिटल बनाया। इसके बाद में शक वंश का जो प्रथम शकों का जो प्रथम आक्रांता था वो था मोह, जिसने भारत पर शक साम्राज्य की स्थापना की थी। मोह के बाद में एक सबसे फेमस जो शासक था वो था रुद्रदामन। जो शक रुद्रदामन था उसका एक अभिलेख मिलता है गिरनार अभिलेख, जिसमें किसकी चर्चा मिलती है? जिसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की चर्चा की गई है, जो कि संस्कृत का प्रथम अभिलेख है और रुद्रदामन संस्कृत का एक बहुत ही बड़ा विद्वान भी था। इसके साथ में उसी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील के बनवाने की चर्चा की गई है। इसमें अशोक का नाम भी मिलता है। इसके बाद में जो गुप्त शासक था स्कंदगुप्त, उसने भी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी और वहां पर उसका नाम भी इस अभिलेख पर मिलता। तो ये 4 शासक याद रखिएगा जिसने इसकी स्थापना की थी। और जो इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो यहाँ का प्रांतपति था इस क्षेत्र का, वो था पुष्यगुप्त, जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। किसकी ओर से? चंद्रगुप्त मौर्य की ओर से। पल्लवों के बारे में ज्यादा आता नहीं है पूछने को, फिर भी देख लीजिएगा। इसके बाद में कुषाण
कुषाण वंश की चर्चा कर लेते हैं। कुषाणों का काफी ज्यादा चर्चा मिलती है। तो कुषाण प्रथम जो कुषाण वंश की स्थापना की थी वो की थी कुजुल कटफिशेस ने। कुजुल कटफिशेज, ठीक है। इसके बाद में आया था बिम कटफिशेस, इसके बाद में आया था कनिष्क, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। कनिष्क की चर्चा सुनी काफी ज्यादा आपने। ये बौद्ध मतानुयायी था। इसके काल में ही चौथी बौद्ध संगीति की गठन वो की गई थी। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ की गई थी? कुंडलवत कश्मीर में। साथ में इसका काल था 78 AD में। इसने शक संवत भी शुरू किया था जब ये सिंहासन पर बैठा था। साथ में इसने सिल्क मार्ग जो था उस पर भी, रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग मध्य एशिया से जाता था, उस पर भी इसका बहुत अच्छा नियंत्रण था। इसकी 2 राजधानियां थी। पहली थी पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। इसके बाद में शासक बना बुद्धिस्ट, और जो इस वंश का अंतिम शासक था वो था वासुदेव। जो कैसा था? शैव मतानुयायी था, ठीक है। इसके सिक्कों पर नंदी और शिव की आकृतियां मिलती है, वासुदेव के सिक्कों। तो अब हम चर्चा करते हैं गुप्त वंश की, जिसका काल माना जाता है 240 से 550 AD या ईस्वी। ईशा पूर्व की चर्चा नहीं हो रही, यहाँ पे ईस्वी की चर्चा हो रही है। इसका जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त, जिसने शासन किया था 240 से 280 AD या ईस्वी तक। इसके बाद में आए घटोत्कचगुप्त, जिन्होंने 280 से 319 AD तक शासन किया। जो ये दोनों शासक थे ये सामंत के रूप में शासन करते थे, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, ठीक है। इसके बाद में जो चंद्रगुप्त प्रथम आए, ये प्रथम वास्तविक संस्थापक और प्रथम स्वतंत्र शासक थे गुप्त वंश के, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 319 से 335 AD। इसके बाद में इनके पुत्र आए समुद्रगुप्त, ठीक है, जिनका काल माना जाता है 335 से 380 AD। इन्होंने जो गुप्त साम्राज्य था उसका विस्तार किया। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई सारे साम्राज्यों को जीता। साथ में इन्होंने शकों के विरुद्ध भी युद्ध किया था और उसे भी जीता। इसके बाद में बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका काल माना जाता है 380 से 415 AD या ईस्वी, ठीक है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनकी राजधानी मगध में पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन भी थी। साथ में यहाँ पे इनके नवरत्न रहते थे, जिसमें से कालिदास भी प्रमुख थे, ठीक है। इसके साथ में इन्होंने शकों को भी अंतिम रूप से पराजित किया। साथ में इन्होंने शकारी की उपाधि धारण की। इसके अलावा इन्होंने नागवंश से भी संबंध स्थापित किए और कुबेर नागा से विवाह किया था। इसके अलावा इन्होंने अपनी पुत्री जो प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासकों के साथ कर दिया था, जिससे उनका साम्राज्य भी गुप्त वंश के अंतर्गत आ गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त ने शासन किया, जिनका काल माना जाता है 415 से 454 AD
पाटलिपुत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। साथ में इनका एक अभिलेख भी मिलता है जो मंदसौर अभिलेख, जो काफी फेमस है, इससे कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त के बाद में शासन किया स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त का काल माना जाता है 454 से 464 AD। ये प्रथम शासक थे जिन्होंने गूढ़ आक्रमण का बहुत अच्छी तरीके से प्रतिरोध किया और उन्हें पराजित किया। इसके अलावा एक और जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त, जिसने 550 AD तक शासन किया था। इसके पश्चात गुप्त वंश का समाप्ति हो चुकी थी। गुप्त वंश के सामंत थे पुष्यभूति, ठीक है, जिस वंश की स्थापना की पुष्यभूति वंश था। इस पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। कहा? थानेश्वर, हरियाणा में, ठीक है। थानेश्वर हरियाणा में पुष्यभूति वंश की स्थापना की। इनके बाद में प्रभाकर वर्धन शासक हुए। प्रभाकर वर्धन के बाद में राज्यवर्धन का शासन स्थापित हुआ। राज्यवर्धन के बाद में हर्षवर्धन आए, जो सबसे महान शासक थे और अंतिम हिंदू शासक भी इन्हें माना जाता है। इनका काल था 606 से 645। इन्हीं के टाइम पर, हर्षवर्धन के टाइम पर ही जो हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। साथ ही साथ में हाँ, इनके एक कवि भी थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र की रचना की। अब कुछ दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में। तो जो पल्लव वंश था, पल्लव वंश की स्थापना की थी सिंध विश्व ने। इसकी राजधानी थी कांची या कांचीपुरम। चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने, जिसकी राजधानी थी तंजौर या तंजावुर। चालुक्य वंश, जो चालुक्य तीन जगह चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी। एक हुई थी कल्याणी के चालुक्य वंश, एक है बादामी या वातापी की चालुक्य, और फिर होती है बेंगी। बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना, जिसमें से बेंगी के जो चालुक्य वंश था उसने सबसे कम समय तक शासन किया था। उसके बारे में बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। तो राष्ट्रकूट वंश का शासक जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग, जिसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जो उत्तर भारत था वो कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था और कई सारे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। इसकी राजधानी थी मुंगेर। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। इसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। इसकी दो राजधानियां थी। पहली थी कन्नौज, दूसरी बाद में बना ली थी उज्जैन। गहड़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। इसकी राजधानी थी वाराणसी। इसी वंश का शासक था जयचंद्र, जिससे चंदावर का युद्ध किया था मोहम्मद गौरी ने, और इसमें जयचंद्र की मृत्यु हो गई थी 1194 AD। ठीक है,
में चौहान वंश की बात कर लेते हैं। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। इसकी राजधानी थी अजमेर। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र कृष्णराज। इसकी राजधानी थी, पहले थी उज्जैन, बाद में धार स्थानांतरित कर दी गई। इसी के सबसे परमार वंश का एक फेमस शासक थे राजा भोज, जो कि विद्वान, काफी विद्वान भी थे, साथ में एक बहुत अच्छे योद्धा भी थे। इसके बाद में चंदेल वंश की स्थापना की थी नंदनुक ने, और राजधानी पहले राजधानी बनाई थी खजुराहो। उसके बाद में कलिंजर या महोबा को राजधानी बना दिया। कलिंजर या महोबा। इसके बाद में गुजरात का जो चालुक्य वंश था, जिसे सोलंकी वंश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी मूलराज ने, और राजधानी बनाई थी अहिलवाड़ा, जो कि कहाँ था, गुजरात में। कलचुरी या चेदी वंश की स्थापना की थी कोकल देव ने। इनकी राजधानी थी त्रिपुरी, जो कहाँ है आज, जबलपुर में। त्रिपुरी जिसे आज तेवर कहते हैं, और ये कहाँ है, जबलपुर में। तो जैसा कि हमने देखा कि ये प्राचीन भारत का इतिहास है, जो कि हमने बहुत ही शॉर्ट में समझ लिया है। इसके बाद में होता है 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण। और ये प्रथम सफल अरब आक्रमण था भारत पर। इसके बाद में भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में मतलब प्रेरित हुए कई सारे और शासक भारत पर कंटिन्यूसली आक्रमण करने के लिए। इसने जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण भारत पर शासन स्थापित करने के लिए नहीं किया था, बल्कि यहाँ से धन लूटने के लिए और जो कहते हैं ना कि इस्लाम धर्म के प्रचार या प्रसार के लिए किया था इन्होंने। और जिसे क्या कहते हैं मतलब उन्होंने अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके बाद से प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाता है और मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी आक्रमण अगर भारत पर हुए, जैसे शक, पहलव, कुषाण, जितने भी आक्रमण हुए हैं, उनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं थी और वो भारत की संस्कृति में ही समा गए थे। जबकि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद में जो कंटिन्यूसली इस्लाम के आक्रमण हुए, उसको इस्लाम के आक्रमण से क्या था कि उनकी अपनी एक संस्कृति थी, तो जिससे क्या वो भारत की संस्कृति को कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपनी ही एक अलग संस्कृति लेकर आए। तो इससे हम मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ मानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ में, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।